अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी सोनिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनीमिया के बारे में और उसके साथ उसके टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनीमिया क्या है। एनीमिया का मतलब है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड है, ठीक है, उस ब्लड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और उसके साथ साथ प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एनीमिया में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका अमाउंट डिक्रीज़ होता है बिलो नॉर्मल लिमिट, ठीक है। सर्कुलेशन में रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट डिक्रीज़ होता है बिलो नॉर्मल लिमिट, उसको ही हम सिंपली एनीमिया बोलते हैं। या फिर आप एनीमिया को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनीमिया इज़ डिफाइंड एज द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन इन ब्लड, क्योंकि जब हम एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं तो उसमें हम हीमोग्लोबिन की लेवल को देखकर ही बताते हैं कि आइदर उस बंदे में एनीमिया है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है, एनीमिया defined as reduced hemoglobin concentration in blood below lower limit of normal range for the age and sex। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि lower limit for ऑफ नॉर्मल रेंज फॉर द एज एंड सेक्स। अब एज एंड सेक्स एनी हाउ आपने उस डेफिनेशन में लिखना है या फिर बताना है जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं या फिर कोई एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन, उसकी जो नॉर्मल लेवल है वो डिफ़र करती है एज और सेक्स में। वो किस तरह से फीमेल्स और मेल्स में हीमोग्लोबिन की लेवल चेंज होती है। फॉर एग्जांपल फीमेल जो है उसमें हीमोग्लोबिन की लेवल 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है नॉर्मल, और मेल में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल लेवल 13 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो ये चेंज हो गई ना, तो इसलिए हम जो सेक्स है वो भी इसमें कंसिडर करेंगे। और हम एज को देखें तो एज में जो न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन की लेवल हाई होती है। मसलन न्यू बॉर्न्स जो बेबी हैं उसकी जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल लेवल है वो 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो इन लेवल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम देखेंगे कि कौन सा बंदा है, आइदर वो मेल है या फिर फीमेल है, उसकी एज क्या है, उसको देखकर ही हम उसकी हीमोग्लोबिन की लेवल को देखकर बताते हैं कि आइदर वो कंडीशन एनीमिक है या फिर वो नहीं है। तो ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट है एनीमिया का। नाउ हम इसके टाइप्स देखेंगे एनीमिया के। यहाँ पर 4 टाइप्स मैंने इसके डिफाइन किए हैं। नंबर 1 इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बी इज़ सिकल सेल एनीमिया, सी इज़ एप्लास्टिक एनीमिया एंड डी इज़ पर्नीशियस एनीमिया। सबसे पहले हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब वर्ड आयरन डेफिशिएंसी वर्ड से ही क्लियर है कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया हो उसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी ये है क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी आयरन की हो रही है, तो इसीलिए पैथोफिजियोलॉजी में लो लेवल ऑफ आयरन इन द बॉडी में आयरन की लो लेवल काज करवाती है हीमोग्लोबिन की लो प्रोडक्शन, क्योंकि हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए हमें आयरन की नीड होती है। अब आयरन ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, उसका अमाउंट लो है, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी लो हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन लो होने की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई टिश्यू की तरफ भी लो हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन को डिलीवर करना टिश्यूज़ की तरफ और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना और उसको लंग्स तक पहुँचाना, ये काम है हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन हमारे पास इनफ अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन भी इनफ अमाउंट में डिलीवर नहीं होगी टिश्यूज़ की तरफ, और वहाँ पर कौन सी कंडीशन काज होगी, हाइपोक्सिक कंडीशन। हाइपोक्सिक का मतलब है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके साइन और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है पेलर, जो हर एनीमिक कंडीशन में आपको मिलेंगे। उसकी स्किन आपको पेल कलर वाली मिलेगी। वीकनेस और फटीग, ठीक है, हर वक्त वो थका थका होगा, थोड़ा काम करके फिर वो थक जाएगा। देन एसओबी का मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ओके। देन टेकिकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज हार्ट रेट और स्मॉल आरबीसी। अब स्मॉल आरबीसीज के लिए एक टर्म यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसिटिक। माइक्रो का मतलब है स्मॉल और सिटिक का मतलब है उसकी साइज़। तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं मोस्टली वो स्मॉल साइज़ हो जाते हैं, ओके। तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये था सिंपली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
नाउ सिकल सेल एनीमिया वर्ड से ही क्लियर है कि इसमें क्या होता है, जो सेल की शेप है वो सिकल जैसी बन जाती है, इसीलिए इस एनीमिया का नाम हमने सिकल सेल एनीमिया रखा है। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? सिकल सेल एनीमिया इज द टाइप ऑफ एनीमिया इन विच द शेप ऑफ आरबीसीज चेंजेस टू सिकल शेप। ओके, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है? पैथोफिजियोलॉजी में जो सिकल शेप होती है वो मोस्टली लो ऑक्सीजन कंडीशन की वजह से होती है। जब कंडीशन डीऑक्सीजनेटेड होगी तब आरबीसीज की शेप चेंज होकर सिकल जैसी बन जाएगी, और जब ऑक्सीजनेशन वाली कंडीशन होगी तो अगेन आरबीसीज की जो शेप है वो स्फेरिकल हो जाएगी। ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन ए है वो रिप्लेस हो जाती है हीमोग्लोबिन एस से, जो कि क्या काज करवाती है, सेल की शेप सिकल जैसी बना देती है इन द प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल। जब ऑक्सीजन की लेवल कम होगी तो आरबीसीज की शेप चेंज होकर सिकल जैसी बन जाएगी। सो सिकल सेल जो शेप्ड सेल होते हैं वो क्या काज करेंगे, वो क्लम्पिंग बनाएंगे, क्योंकि उसकी जो शेप है वो सिकल जैसी है, उसकी वजह से वो नैरो वीन्स या फिर नैरो ब्लड वेसल्स में क्लम्प बना देंगे और वहाँ पर ब्लड फ्लो ब्लॉक कर देंगे। अब जब ब्लड फ्लो ब्लॉक होगा तो बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, जैसे अगर हार्ट को प्रॉपर वे में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो हार्ट अटैक हो सकता है। किडनीज़ को अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो उसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। तो इसीलिए वाइटल ऑर्गन्स को अगर ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा तो उसकी वजह से जो ऑर्गन्स है वो डैमेज हो सकते हैं। सिम्टम्स हैं इसके पेन, ठीक है। उसके बाद एनीमिया के जो मोस्टली साइन और सिम्टम्स में फटीग, टेकिकार्डिया और पेलर, ये मोस्टली एनीमियास में हमें मिलता है। और इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया में स्वेलिंग ऑफ हैंड और फीट्स, ठीक है, हाथ और पैरों में सूजन मिलेंगी, स्ट्रोक हो सकता है और एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ठीक है। ये सारी साइन और सिम्टम्स हैं किसकी? सिकल सेल एनीमिया की। देन वी हैव एप्लास्टिक एनीमिया। अब एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है कि जो बोन मेरो है, बोन मेरो मोस्टली क्या करता है, बोन मेरो में प्रोडक्शन होती है सेल्स की। कौन कौन से सेल्स की? रेड ब्लड सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स की। इन सेल्स की प्रोडक्शन होती है बोन मेरो में। लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मेरो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन हो रही है ब्लड सेल्स की, ठीक है। तो यही सिंपली एप्लास्टिक एनीमिया है, जिसमें डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू बोन मेरो। बोन मेरो डैमेज होने की वजह से सेल्स की प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हम इसको एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सो पेलर हो सकती है कंडीशन, स्किन पेल मिलेगी हमें, वीकनेस और फटीग, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिम्टम है जो हमें मिल रही है, वो है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि हमें पता है जो बोन मेरो है वो रेड ब्लड सेल्स के साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स की भी सिंथेसिस करता है, जो कि हेल्प करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में। ओके, अब वाइट ब्लड सेल्स इतने हमारे पास प्रेजेंट नहीं है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करें, तो इसीलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। देन ईजी ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग। अब ये ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग क्या चीज़ें, ये क्यों होती हैं? ये हमें ये भी पता है कि वाइट ब्लड सेल के साथ साथ प्लेटिलेट्स की भी फॉर्मेशन होती है। ओके, और प्लेटिलेट्स का काम क्या होता है? जब भी ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पर वो जाकर क्लॉट फॉर्मेशन बनाते हैं। अब प्लेटिलेट्स का इतना इनफ अमाउंट नहीं है, तो किसी भी इंजरी की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने इनफ प्लेटिलेट्स नहीं है प्रेजेंट। तो डेट्स वाई ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। और ब्रूजिंग क्या है? ईजी ब्रूजिंग। इसमें क्या होता है, अगर इंटरनली ब्लीडिंग हुई है तो उसकी वजह से हमें बाहर से स्किन के ऊपर रेडिश कलर मिलेगा, उसको हम सिंपली ब्रूजिंग बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अंदर भी तो इतने प्लेटिलेट्स प्रेजेंट नहीं है जो वहाँ पर जाकर उस ब्लीडिंग को रोक सके, वहाँ पर क्लॉट की फॉर्मेशन कर सकें। तो ये सिम्टम्स थी एप्लास्टिक एनीमिया की। देन वी हैव पर्नीशियस एनीमिया। अब ये पर्नीशियस एनीमिया क्या है? पर्नीशियस एनीमिया का नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि ये एक खतरनाक एनीमिया है। वो क्यों? क्योंकि इसका एक कंसेप्ट है, अगले ज़माने में क्या होता था, जब लोगों को पर्नीशियस एनीमिया होती थी उसको ये तो पता था कि ये एनीमिया विटामिन B12 की वजह से हो रही है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, ओरल फॉर्म में उसको विटामिन B12 दिए जा रहे थे, लेकिन उसके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और उस बंदे की डेथ हो रही थी। तो वो क्यों डेथ हो रही थी? क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं था कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें इंट्रिंसिक फैक्टर्स की नीड होती है। इस कंडीशन में इंट्रिंसिक फैक्टर्स किसी भी कारण की वजह से या तो एब्सेंट होते हैं, या तो किसी डिजीज़ या फिर ऐसे अल्सर या स्टोमाटाइटिस कहाँ से आ गया, गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर्स की डिक्रीज हुई है प्रोडक्शन, तो उसकी वजह से विटामिन B12 की माल ऑब्जर्प्शन होती है। और हमें पता है विटामिन B12 इसेंशियल होता है आरबीसीज की डीएनए की फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर विटामिन B12 ही नहीं है तो आरबीसीज की क्या नहीं बनेगी, उनकी डीएनए की प्रोडक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से आरबीसीज प्रॉपर वे में फॉर्म नहीं होंगे। सो पर्नीशियस एनीमिया क्या है? इट इज़ डिक्रीज